मैं अपने सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी बिंदु आवेश को केंद्र में रखकर समान दूरी पर हम विभव का मान देखें तो क्या वो बराबर होगा? यदि हम उन सारे बिंदुओं को मिला दें जिन पर विभव बराबर है, तो क्या यह पृष्ठ कुछ विशेष पृष्ठ होगा? यदि विशेष है तो कुछ इसका नाम भी होना चाहिए। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है। किसी एकल आवेश Q के लिए विभव का मान क्या होगा? यह होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इससे यह प्रकट होता है कि यदि R नियत है तो V भी नियत रहेगा। तो इस प्रकार किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होना चाहिए? जी हाँ, समविभव पृष्ठ सकेंद्री गोले होंगे जिसके केंद्र पर वह आवेश स्थित होगा। एक महत्वपूर्ण बात, किसी समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। अब आप उत्सुक होंगे कि यदि कुछ और आवेशों का निकाय हो तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ। इस चित्र में हम देख सकते हैं यदि विद्युत क्षेत्र E x अक्ष के अनुदिश है तो समविभव पृष्ठ x अक्ष के अभिलंबवत अर्थात तल y और z के समांतर तल होते हैं। अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि केंद्र में कोई भी समविभव पृष्ठ नहीं है, परंतु ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द्विध्रुव के केंद्र पर विभव शून्य होता है। बराबर धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रभावहीन कर देता है। द्विध्रुव के केंद्र पर विभव शून्य होगा। क्या दर्शक इसका कारण सोच सकते हैं? द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ केंद्र के अभिलंबवत होंगे। दो सर्वसम धनावेशों के क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र आप देख रहे हैं और द्विध्रुव की भांति यहाँ केंद्र पर विभव शून्य नहीं होगा। इस चित्र में दो समविभव पृष्ठ A तथा B हैं। दोनों पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी डेल्टा L है और ये बिंदु P है। समविभव पृष्ठ A पर विभव का मान V है तथा समविभव पृष्ठ B पर विभव का मान V प्लस डेल्टा V है। डेल्टा V विद्युत क्षेत्र E की दिशा में V में परिवर्तन है। पृष्ठ B पर बिंदु P है। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई एकांक धनावेश को पृष्ठ B से पृष्ठ A तक लाया जाता है और इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W किसके बराबर होगा? विभवांतर के बराबर होगा, VA माइनस VB। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा E इंटू मापांक डेल्टा L। और हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्य बल इंटू विस्थापन के बराबर भी होता है। तो हम यहाँ पर बल इंटू विस्थापन जो कि डेल्टा L है, बल किसके बराबर होगा? बल बराबर होगा चार्ज इंटू विद्युत क्षेत्र के और आवेश यहाँ कितना है? आवेश 1 कूलम है, इसलिए हम इसको विद्युत क्षेत्र E इंटू मापांक डेल्टा L के बराबर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार E इंटू डेल्टा L बराबर
v माइनस v प्लस डेल्टा v, इसको हल करने के पश्चात माइनस डेल्टा v के बराबर होगा। और अब यह यहाँ स्पष्ट है कि डेल्टा v ऋणात्मक है, तो डेल्टा v बराबर ऋणात्मक मापांक डेल्टा v के बराबर होगा। तो अब हम इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं और अब हम इसे लिख सकते हैं E बराबर ऋणात्मक डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा L बराबर धनात्मक मापांक डेल्टा v अपॉन डेल्टा L। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव से संबंधित दो महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। और दूसरा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। पहले हम एक सरल प्रकरण पर विचार करते हैं। इस प्रकरण में आवेश Q1 का स्थिति सदिश R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश R2 है। यह स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष है। आवेश Q1 को अनंत से बिंदु R1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, परंतु यह आवेश अपने स्थान पर एक विभव उत्पन्न करता है और यह विभव का मान क्या होगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। यहाँ R1P दिक् स्थान के किसी बिंदु P की Q1 की स्थिति से दूरी है। विभव की परिभाषा से आवेश Q2 को अनंत से बिंदु R2 तक लाने में किया गया कार्य, यह कार्य किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा Q2 इंटू विभव जो कि आवेश Q1 ने उत्पन्न किया है। ये किसके बराबर हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। यहाँ R12 बिंदु 1 तथा 2 के बीच की दूरी है। चूंकि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल है, यह कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः दो आवेशों Q1 तथा Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यह कितनी होगी? यह U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यदि पहले Q2 को लाया जाता है फिर Q1 को, तो क्या उस स्थिति में भी स्थितिज ऊर्जा इतनी ही होगी? जी हाँ, यह स्थिर वैद्युत बलों के लिए कार्य की पथ स्वतंत्रता के कारण होता है। चाहे निर्दिष्ट स्थानों पर आवेशों को किसी भी प्रकार से लाया जाए। इस स्थितिज ऊर्जा के समीकरण को कितनी भी संख्या के निकाय के लिए व्यापक बनाया जा सकता है। अब हम तीन आवेशों Q1, Q2 तथा Q3 की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करेंगे। पहले Q1 को अनंत से R1 पर लाया जाएगा और इस कार्य का मान शून्य होगा। इसके पश्चात Q2 को अनंत से R2 तक लाते हैं और इसमें किया गया कार्य कितना होगा? यह बराबर होगा Q2 इंटू V1 के। किसके इक्वल लिखेंगे? Q2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2। आवेश Q1 तथा Q2 अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करेंगे। किसी बिंदु P पर यह विभव कितना होगा? यह विभव होगा V12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P। Q3 को अनंत से बिंदु R3 तक लाने में किया गया कार्य और यह कार्य बराबर होगा Q3 इंटू
विभव जो Q1 और Q2 ने उत्पन्न किया है। यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। सारे आवेशों को उनकी स्थितियों पर एकत्र करने में किया गया कार्य उस विन्यास की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और यह ऊर्जा कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R12 प्लस Q1 इंटू Q3 अपॉन दोनों Q1 और Q3 के बीच की दूरी प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 के बीच की दूरी। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कह सकते हैं और बात यह है कि स्थितिज ऊर्जा विन्यास की वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस विन्यास को किस प्रकार से प्राप्त किया गया है। अभी हमने आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की। अब मैं आपसे एक संबंधित परंतु भिन्न प्रश्न पूछती हूं। किसी दिए गए क्षेत्र में किसी आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में और दिए गए क्षेत्र में किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा में प्रमुख अंतर यह है कि हम यहाँ पर किसी बाह्य क्षेत्र में आवेश की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं। बाह्य क्षेत्र दिए गए आवेशों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता जिनकी स्थितिज ऊर्जा का हम परिकलन करना चाहते हैं। आवेश Q भी अत्यधिक छोटा है और बाह्य क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों को प्रभावित नहीं करता। आवेश Q को अनंत से बाह्य क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? यह कार्य Q इंटू V के बराबर होगा। यहां VR बिंदु R पर बाह्य विभव है। इस प्रकार यदि Q बराबर 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम का कोई इलेक्ट्रॉन किसी विभवांतर डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है तो वह ऊर्जा Q इंटू डेल्टा V के बराबर होगी और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। यह किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। ऊर्जा के इस मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और इसके रूप में यह परिभाषित करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आधारित और भी मात्रक होते हैं जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इत्यादि। किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आवेश Q1 को अनंत से उसके दिक् स्थान R1 तक लाने में किया गया कार्य देखते हैं और यह कार्य होगा आवेश इंटू विभव के बराबर। पहले की ही भांति VR1 बाह्य क्षेत्र का विभव है। आवेश Q2 को अनंत से R2 तक लाने में किया गया कार्य पहले की ही भांति यह Q2 इंटू V R2 के बराबर होगा, परंतु Q2 को Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना होगा और यह कार्य किसके बराबर होगा? यह कार्य बराबर होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12। Q2 को दिक् स्थान R2 तक लाने में किया गया कुल कार्य यह किसके बराबर होगा? Q2 VR2 प्लस Q1 के विरुद्ध किया गया कार्य यानी कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। इस प्रकार निकाय की स्थितिज ऊर्जा विन्यास के निर्माण में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। अतः यह किसके बराबर होगा? Q1 VR1 प्लस
Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। यदि इस विन्यास में दो आवेश प्लस Q और माइनस Q हो तो क्या आप जानते हैं कि ऐसे निकाय का एक विशेष नाम होता है? जी हाँ, इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को एक बाह्य क्षेत्र में रखकर उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। निकाय में एक आवेश प्लस Q तथा दूसरा माइनस Q है और इसे एक बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव का नेट बल शून्य होता है, परंतु एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा P क्रॉस E के। यह द्विध्रुव में घूर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। बाह्य बल आघूर्ण इस प्रकार लगाया जाता है कि इस बल आघूर्ण को यथातथ्य प्रभावहीन कर देता है। द्विध्रुव को कागज के तल बिना किसी कोणीय त्वरण के अत्यंत सूक्ष्म कोणीय चाल से कोण थीटा नॉट से थीटा 1 पर घूर्णित कर देता है। इस बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य थीटा 0 से थीटा 1 टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। टाउ का मान हम यहाँ पुट करेंगे पीई साइन थीटा डी थीटा, ये थीटा 0 से थीटा 1 और यह किसके बराबर होगा समाकलन के पश्चात? पीई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अन्य स्थितिज ऊर्जाओं की ही भांति यहाँ हमें उस कोण के चयन की स्वतंत्रता है जिस पर विभव स्थितिज ऊर्जा U शून्य माना जाए। एक प्राकृतिक चयन के अनुसार थीटा 0 बराबर पाई बाई 2 लिया जाना चाहिए, तो हम उस ऊर्जा को अब इस प्रकार लिख सकते हैं U थीटा बराबर PE कॉस, जो अभी चयन किया, थीटा पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा, और यह किसके बराबर होगा? चूंकि कॉस पाई बाई 2 शून्य है तो यह बराबर होगा माइनस PE कॉस थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E के बराबर। क्या हमारे दर्शक यह ऊर्जा किसी और प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं? संकेत के तौर पर आप इनमें जो भी हमने दो आवेशों की बाह्य क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्त की थी वही तरीका यहाँ अपना सकते हैं। दर्शक यह भी सोचने की कोशिश करें कि हमने कोण को पाई बाई 2 क्यों चयनित किया स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा समविभव पृष्ठ तथा अलग अलग आवेशों के विन्यास के समविभव पृष्ठ को किस प्रकार चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। हमने आवेशों के विन्यास की स्थितिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात किया अलग अलग परिस्थितियों में। अंत में हमने किसी बाह्य क्षेत्र में रखे एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र ज्ञात किया। हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा अभ्यास है। दर्शक यह जानने का प्रयास करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन अणु के चारों तरफ घूमता है उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जो ऊर्जा की धारणा हमने आज पढ़ी उसी को इस्तेमाल करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।